तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज मैं लेकर के आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। तो अब भाई तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जब जियांगो इनके अंदर जिन से लड़ाई करने के बाद जब वापस अपने घर जा रहा होता है तब उसके ऊपर कुछ असैसन्स अटैक कर देते हैं और उन असैसन्स के अटैक की वजह से इन तीनों की ही बुरी तरीके से हालत खराब हो जाती है। ये देख करके जियांगो सांगरोक और ईलोंग को पीछे करता है और खुद आगे जा करके सॉवरिन स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करते हुए उसके फर्स्ट हाफ सॉवरिन हेवन शेकिंग डांस का अटैक जब उन सभी असैसन्स के ऊपर करता है तो वहीं पर ही हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है जियांगो का वो अटैक। ढेर सारे शैडोज के ऊपर लगते हैं और वो चिल्लाते हुए वहां से वैनिश हो जाते हैं। उन असैसन्स का लीडर ये देख करके बोलता है, छह आफ्टर ऑल एक नामी क्लैन किसी रीजन की वजह से ही इतना बड़ा नामी क्लैन है। उन असैसन्स का लीडर ये बोल करके अपनी जगह से गायब होता है और तेजी में आकर के जियांगो के ऊपर अटैक करने को चला जाता है। सांगरोक ये देख करके बोलता है, जरा ध्यान से, ये जो ब्लैक मून स्पेशल फोर्सेस को फॉर्मिडेबल कहा जाता है बस इसके इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ की वजह से नहीं। सांगरोक के ऐसा बोलते ही ढेर सारे असैसन्स लीडर की तरफ आते हैं और वो सारे के सारे मिल के मून स्विफ्ट असैसन्स डांस को परफॉर्म करते हैं, जिस टेक्निक की वजह से बहुत सारे अटैक इन तीनों की तरफ आने लगते हैं जिसको कि जियांगो अपने स्वॉर्ड से रोके जा रहा होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अटैक होते हैं जो कि उससे मिस हो जाता है और वो जा कर के सांगरोक के ऊपर लगता है और सांगरोक उससे घायल हो जाता है। इससे पहले कि सांगरोक और भी ज़्यादा घायल हो तभी वहाँ पे रोप जैसी एक चीज़ आती है और ढेर सारे अटैक को डिफ्लेक्ट करने लग जाती है। अब उस अटैक करने वाले के कदम जब वहाँ पे पड़ते हैं तो उसको देख करके ये तीनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि जिन होती है जो कि हंसते हुए बोलती है, ओह माय, देखो तो सही मेरे जितने भी भाई हैं वो सारे के सारे कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं। उसको देख करके जियांगो आसपास की सिचुएशन को देखता है और अपने मन में सोचता है, ये औरत ठीक तो है ना। यहाँ पे ऐसे टोटल 20 हेवनली असैसन्स हैं जो कि ट्रांसेंडेंट रियलम तक पहुँच चुके हैं। जियांगो की ये सोचने के बाद जिन अब तक इसने जितना भी खून पिया होता है उन सभी के पावर को ये निकालने लगती है। फिर उस ऑरा के निकालने के साथ ही ये पूरी तरीके से उस ऑरा में कवर हो जाती है। ये देख करके ईलोंग और सांगरोक तो हैरान ही हो जाते हैं। जियांगो बोलता है, ये तो ट्रू मार्शल एसेंस है। जियांगो ये बोलने के बाद अपने मन में सोचता है, ये प्रेशर उतना ज़्यादा इंटेंस तो नहीं है जितना कि जो हुआई ने मुझे शो किया था, लेकिन ये क्लियरली इतना तो बताता ही है कि ये अनरेस्टेन्ड रियलम तक पहुंच चुकी है। ये क्या बकवास है। जिन गुआही जो कि इतना ज़्यादा यंग और एक प्रोमिसियस टैलेंट है उसको जियांगो में अब तक कोई जानता ही नहीं है। इवन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट में भी ऐसी कोई औरत नहीं होगी जो कि अब तक अनरेस्टेन्ड रियलम तक पहुंची भी होगी। इवन मैं भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया हूँ। जिन जियांगो के एक्सप्रेशन को देख करके सोचती है, आखिर ये गधे के साथ क्या दिक्कत हो गई, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। ओह, शायद से ऐसा हो सकता है इसको ब्लड स्नेक सोल आर्ट के स्पेशल फीचर्स के बारे में नहीं पता होगा। ये सोच करके मुझे उनके बारे में याद आ गया। जिना अनरेस्ट्रेन्ड रियलम के मार्शल मास्टर के खून को मैंने अब तक पिया है, उसको याद करके मेरे पूरे शरीर में उत्साह की एक अलग ही वेव सी दौड़ गई है। जिनके सोचने के बाद असैसन्स का वो लीडर अटैक करना छोड़ करके दोबारा से वहाँ पे छत पे आ जाता है और बोलता है, क्या तुम दोनों ने अपने माइंड को बना लिया है। अगर तुम ब्लैक मून स्पेशल फोर्सेस के किसी भी काम के बीच में आ रहे हो मतलब ये सीधा बराबर है हमसे गद्दारी करने का। ये सुन के सांगरोक तो कुछ नहीं बोलती लेकिन जिन हंसते हुए बोलती है, अबे क्या तुम लोग इतने अंधे हो जो कि ये तक नहीं देख पा रहे कि हमने अपने माइंड को पूरी तरीके से बना लिया है। वो असैसन्स का लीडर ये सुन के इसको वही वाली गाली देता है जो कि अब तक सारे के सारे इसको देते आए हैं। ये सुन के जिन भी गुस्से में बोलती है, आखिर सारे के सारे मर्द हमेशा मेरे को यही गाली क्यों देते हैं। जिन ये बोलने के बाद अपने चाबुक को उठाती है और उससे 7 विकेडली वेनमस विप्स के 6th फॉर्म रिवॉल्टिंग मैनिकिंग सैवेज विप्स से अटैक कर देती है। लेकिन वो सारे के सारे असैसन जिनके उस अटैक से बड़ी आसानी से उछल के बच जाते हैं। जिन ये देख करके अपने चाबुक को दोबारा से खींचती है और 7 विकेडली वेनमस विस्प के 4th/8 फ्लाइंग पॉलिनेस विस्प से अटैक कर देती है।
जिनके उस अटैक को देख करके असैसिन्स का वो लीडर इससे पहले कि बचने का ऑर्डर दे पाता, उतने में ही जिन का अटैक उन सभी के पास चला जाता है और जिन उस अटैक को छोड़ देती है, जिससे कि ज़्यादातर सैटोस जितने भी होते हैं वो मारे ही जाते हैं। ये देख करके वो असैसिन सोचता है ये 7 विकेडली वेनमस विस्प की वजह से है, जिसकी वजह से ये इतने बड़े लंबे रेंज को कवर कर पा रही है, क्योंकि ये विप की ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक है जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट तभी बैठती है जब तुम्हारे सामने ढेर सारे अपोनेंट हो एक बार में। असैसिन का लीडर ये सोचने के बाद बाकी सारे असैसिन से ऑर्डर देता है, सबसे पहले उस कुतिया को मारो रे। इस ऑर्डर को सुनने के बाद वो असैसिन दोबारा से मून स्विफ्ट असैसिन डांस वाले टेक्निक को एक्टिवेट करते हैं और उससे जिनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये सिचुएशन को देख करके ईलोंग आगे जाते हुए सोचता है इनका ये जो कंबाइंड स्लॉटर आर्ट है बिना कोई ज़्यादा मूवमेंट के आए जा रहा है, ये सच में बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हो सकता है। तो इसीलिए अगर मैं इन सभी अटैक को अपने एक्सटर्नल मार्शल आर्ट के यूज से ब्लॉक करूं तो ये बेस्ट रहेगा। ईलोंग ये सोच के जिन को उन सभी अटैक से बचाने के लिए उसके सामने चला जाता है। जिन भी ये देख करके खुश होती है, लेकिन फिर वो ईलोंग के कंधे पे लाद देती है और उसके ऊपर से उछल के अपने 7 विकेडली वेनमस विस्प के 5th स्लैश ब्लड लाइट ओवरलैपिंग विप से एक कवर बना लेती है, जिसकी वजह से वो जितने भी अटैक आ रहे थे वो शील्ड पर से टकरा करके वहीं पर ही रुक जाते हैं। अब इस टेक्निक के बारे में वो असैसिन का लीडर हमें बताता है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में कि मैं भी डरा हुआ था। ये 7 विकेडली वेनमस विस्प की एक यूनिक डिफेंसिव लैस है जो कि एक विप के मैक्सिमम एडवांटेज को यूज़ करती है और एकदम ही परफेक्ट तरीके से फ्लाइंग डैगर वाले टेक्निक को काउंटर कर सकती है। और इसके साथ में वो नैनगॉम का कमीना अपने इंटरनल एनर्जी से अपने पॉइजन को रोके जा रहा है और उन तेज निगाहों का यूज़ करते हुए आसपास की सिचुएशन को अच्छे से एब्जॉर्ब करे जा रहा है। और ये कमीना सांगरॉक जो कि एक सांपों के जैसा एक्सप्रेशन दिए जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि ये कभी भी इस मूवमेंट से निकलने को तैयार हो। और इसके साथ ही वो मस्कुलर बंदा, उसके बॉडी से निकल रही इतनी सारी स्टीम वो इंडिकेट कर रही है एक्सट्रीम इंटरनल मार्शल आर्ट को, जो कि इसके पूरे पूरे बॉडी में बहती जा रही है। फिर सबसे लास्ट में आती है ये पागल पॉइजनस सेडेक्टरस। आखिर ये कैसे इतने अचानक से मेरे जैसे एक मास्टर को इतनी आसानी से राइवल कर सकती है। इन सभी बातों को सोचने के बाद वो असैसिन का लीडर सभी असैसिन को ऑर्डर देता है रिट्रीट करो। ये सुनते ही सारे असैसिन्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ से लोगों की आवाज़ आने लगती है यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे आखिर लड़ा कौन था। अब उन सभी के चले जाने के बाद सांगरॉक थक के नीचे बैठ जाता है और सोचता है हाय मेरी ज़िंदगी, आखिर मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या गलत किया जो कि मेरे को एब्सोल्यूट ट्रेडर का नाम दे दिया। इसके बाद हमें जिन का भी सीन दिखाया जाता है जो कि खुशी में हाँफते हुए बोलती है ओह हम कॉमरेड नहीं हैं। जियांगो अपनी फटी हुई हालत में बोलता है तुम्हें प्रिजन में भेजना वो अलग ही बात है, इसको इस बात से मत जोड़ो। जियांगो अब ये जैसे ही बोलता है इसको खून की खांसी आती है और ये खांसी करते ही बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। ये देख करके ईलोंग जियांगो की तरफ भागते हुए बोलता है जल्दी से ब्रदर जियांगो को चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ लेके चलो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर के हमें जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के अंदर जो को दिखाया जाता है जो कि एक डब्बे के अंदर रखे हुए आइस स्पिरिट को खोल करके यून को दिखा रहा होता है। जो फिर उस आइस स्पिरिट को दिखा लेने के बाद बोलता है क्या इसका इतना अमाउंट इनफ रहेगा। यून भी इस पे खुशी में शर्माते हुए बोलती हैं हाँ बिल्कुल ये काफ़ी रहेगा। यून ये बोलने के बाद अपने मन में सोचती है अगर मैं ये देखूँ मेरा वो सुनो डिवाइन एनर्जी इसके एक छोटे से टच से भी इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है तो फिर इसका ये इतना सारा अमाउंट मेरे लिए कितना ज़्यादा होगा। और ऐसा तो यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है कि टांग क्लैन इतना सारा यह आइस स्पिरिट इनको यूं ही दे दे। ह्यून ये सोचने के बाद जो के सामने झुकते हुए बोलती है मैं हान सियोल्यून अपने आइस क्लैन के नाम की शपथ खाती हूँ, मैं आपके इस फेवर को हमेशा ही रिपे करने को तैयार रहूँगी। जो भी ये सुन के शर्माते हुए बोलता है ना ये ठीक है ये ठीक है, ये तो बस एक डील का पार्ट ही था, अब मुझे आइस के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
ह्यून भी इस पे हंसते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इतने अमाउंट से तो मैं आइस बॉडी रियलम पे आसानी से पहुंच जाऊंगी। जो बोलता है चलो फिर ठीक है, जब तक तुम ये ब्रेक थ्रू कर रही होगी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। अब जब लोहा गर्म है तो यही समय है हथौड़ा मारने का। चलो फिर जितने भी प्रोसीजर्स हैं उन सभी की शुरुआत करते हैं। ह्यून भी उस आइस स्पिरिट को लेते हुए बोलती है चलो फिर ठीक है। इसके बाद ह्यून बैठ करके उन सारे के सारे आइस स्पिरिट को अपने हाथों में लेती है और उन सभी को तोड़ करके उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाती है। जहाँ वो आइस स्पिरिट जैसे ही टूटता है वहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैल जाती है। इतने में ही ढेर सारी कदमों की आवाज़ के साथ ई लोंग जियांगो को अपने कंधे पे रखते हुए तेजी में दरवाजा को खोलता है और चिल्लाता है, ब्रदर जो हुआई। जो अब जैसे ही ई लोंग को देखता है ये सोचता है आखिर ये ऐसा लुक क्यों दे रहा है, फिर उसको इशारा करते हुए बोलता है शांत रहो। जो ये इशारा करने के बाद सोचता है अगर ये अपॉर्चुनिटी ह्यून मिस कर देती है ध्यान भटकने की वजह से क्यूआई डेविएशन में गिर जाने के कारण, तो फिर ये रिग्रेट इसके पूरी पूरी जिंदगी भर रहेगा। अब थोड़ी देर बाद जब ह्यून का आइस स्पिरिट को एब्जॉर्ब करना हो जाता है तो फिर वहाँ पे स्नो का एक बहुत ही बड़ा एनर्जी बनने लगता है। ये देख करके जो चिल्लाते हुए बोलता है सारे के सारे पीछे हट जाओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस एनर्जी से बहुत ही बड़ा एक आइस का टॉर्नेडो बना था जिसकी वजह से वो बिल्डिंग का छत भी उड़ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वहाँ पे सारी चीज़ें शांत होती है तो ह्यून एकदम हीरोइन के माफिक अपने एनर्जी को निकालते हुए खुद को फ्लैक्स कर रही होती है। अब ये देख करके भाई जिन की तो बड़ी जलती है। दूसरी तरफ जो ह्यून को बोलता है कॉन्ग्रेचुलेसन आपकी अचीवमेंट के लिए लेडी हान। ह्यून भी इस पे हंसते हुए बोलती है आपका शुक्रिया। ये बोलने के बाद जो पीछे मुड़ता है और एक खतरनाक सा लुक देते हुए बोलता है क्या ये सारा का सारा किया कराया डार्क हेवन एसोसिएशन का है। ये सुन के ई लोंग और बाकी सारे एकदम सीरियस सा लुक देते हैं जो को। जो ये देख करके समझ जाता है और उसी फटे हुए छत से डार्क हेवन एसोसिएशन की तरफ देखता है और अपने डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है। इसके बाद हमें डार्क हेवन एसोसिएशन के अंदर 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां एक मीटिंग चले जा रही होती है और उसी मीटिंग में एक बुढ़ा बोलता है तुम लोग जो इनविजिबल पॉइजन के एंटीटोड के नाम पे हर एक 15 दिन में एक पिल को कंज्यूम करे जा रहे थे वो और कुछ नहीं बल्कि वाइटलिटी पिल था। सीकल किंग ये सुनते ही गुस्से में बोलता है ट्रू वाइटलिटी पिल मेडिकल सेक्ट का एक नेचुरल सप्लीमेंट। बुढ़ा बोलता है हमने इतना सब कुछ झेला सिर्फ और सिर्फ उस छोटे से न्यूट्रिशियन सप्लीमेंट पिल की वजह से। अब इस न्यूज़ को सुनते ही डार्क हेवन का लीडर भी अपने पूरे पूरे जोश में आते हुए बोलता है अब से हम अपने जितने भी टाइज थे जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स से उसको खत्म करेंगे और उनके जितने भी वर्क प्लेसेस हैं वो सारे के सारे अपने कब्जे में ले लेंगे। ये बोलने के बाद लीडर हमें बताता है शुरुआत से ही ये सारा का सारा पोयंग लेक का जितना भी जमीन जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स को दिया था एकदम ही फ्री में, वो सारे के सारे इसके प्लान का ही पार्ट था एक। अब जब वो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है उनके हार्डवर्क की वजह से, तो अब हम उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेंगे और उसको निगल जाएंगे। अब इन सभी के ऊपर भी जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स वो पहली थी जिसने कि अपने प्रॉमिस को तोड़ा था ये कह के कि वो अपने एक्सक्लूसिव राइट्स के आधे हिस्से को हमें देने वाली है। उनका ये जो अग्रीमेंट था वो तो आधा साल भी नहीं चला, 3 साल की तो बात ही छोड़ दो। आखिर वो लोग कितने बड़े पागल हो सकते हैं जो कि अपने अपोनेंट को इस जियांगू जैसे एक वर्ल्ड में फर्स्ट एक्ट करने का जस्टिफिकेशन दिए जा रहे हैं। उनका ये क्या ही तो घटिया सा तरीका था हमारे एसोसिएशन को डील करने का। एक ऐसी एसोसिएशन जिसके पास की फेम है 3 हेवनली डीमन के डोमिनियंस का। हमारी डार्क हेवन एसोसिएशन के जितने भी वेयर हाउस थे वो सारे सारे झीजियांग में मूव कराए जा चुके हैं। अब बस हमारे पास कुछ करने के लिए बचा है तो वो मास्क वाले कमीने को डील करने का बचा है। भले ही वो कमीना अनफैथोमेबल रियलम का मार्शल मास्टर है लेकिन वो फिर भी अभी कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो दोबारा से आता है यहाँ पे कुछ बर्बाद करके भागने के लिए तो फिर यहाँ पे तो बर्बाद करने के लिए भी कुछ नहीं बचा उसके पास। एसोसिएशन लीडर जब इन सभी बातों को सोच सोच के हंसे जा रहा होता है तभी एक बंदा यहाँ पे आता है और घुटने पे आकर के इसको रिपोर्ट देता है ब्लैक मून
स्पेशल फोर्सेस वापस आ चुकी है, लेकिन उन्होंने कहा है उनका मिशन पूरी तरीके से फेल हो चुका है। लीडर बोलता है, हैं क्या फेल हो चुका है? अब तुम मुझसे ये मत कहना कि वो सारे के सारे मिलके 3-4 ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के प्रोडिटीज को भी संभाल नहीं पाए, लेकिन आखिर ये बताओ कि वो लोग किस वजह से फेल हो गए। रिपोर्टर घबराते हुए बोलता है, क्योंकि वाइल्ड सीकल और पॉइजनस सेडक्ट्रेस अचानक से बीच में आ गए। लीडर ये सुन के सोचता है, वाइल्ड सीगल और पॉइजनस सेडक्ट्रेस ये तो डिसाइपल है ना पॉइजनस व्हिप स्लेयर किंग और डिमोनिक सीकल किंग के। क्या ये गधे ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के उन यंगस्टर्स के साथ जिंगल वेल खेल खेल करके हमें ही धोखा दे दिया? लेकिन फिर भी अभी के टाइम पे वो लोग तो बस अभी ट्रांसेंडेंट रियलम पे ही हो गए ज़्यादा से ज़्यादा। लीडर ये सोचने के बाद बोलता है, तो क्या हुआ, ब्लैक मून स्पेशल फोर्सेस बस इन दोनों के बीच में आने की वजह से ही रिट्रीट करके वापस भाग के आ गई? क्या ये थोड़ा सा सेंस भी बना रहा है? मैसेंजर बोलता है, उन्होंने कहा पॉइजनस सेडक्ट्रेस ने जो कॉम्बैट एबिलिटी दिखाई वो शायद से अंडरस्टैंड रियलम का एक्सपर्ट ही दिखा सकता है। अब लीडर जैसे ही अंडरस्टैंड रियलम का नाम सुनता है ये हैरान होकर के बोलता है, वो एक छोटी सी गोस्टली किलर एक ही रात में 8 किंग के रैंक के बराबर कैसे आ गई? लीडर के ये बोलने के बाद हमें इन दोनों का सीन दिखाया जाता है, जिसमें से यह हब्सी बुढ़ा बोलता है, उसने जरूर से ही एक मार्शल आर्टिस्ट के ब्लड को कंज्यूम किया होगा, मैं इस बात के लिए बेट कर सकता हूँ। लीडर बोलता है, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें स्पेशल असेसन फैंटम स्क्वाड को असाइन करता हूँ। बढ़ो ये ऑर्डर सुन के एकदम मन ही मन में खुश होते हुए बोलता है, एक मार्शल यूनिट और वो भी लीडर के डायरेक्ट कमांड के अंदर में, जिसके अंदर की डार्क हेवन एसोसिएशन के सबसे बेस्ट मार्शल मास्टर भरे हुए हैं। बुढ़ा मनी मन में खुश होते हुए लीडर से बोलता है, थैंक यू लीडर आपके इतने बड़े फेवर के लिए। अब इसके बाद हमें जोगलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियांगो की हालत पूरी तरीके से ख़राब हो रखी होती है। जो ये देख करके सोचता है ये तो सच में कुछ ज़्यादा ही सीरियस होता जा रहा है। ये एक ऐसा केस है जिसमें ढेर सारे पॉइजन को एक साथ मिला करके उसके अंदर इंटरनल एनर्जी का यूज़ किया गया है। ये सोचने के बाद जो जीगल से बोलता है, क्या मेडिकल सेक्ट से कोई रिस्पॉन्स आया? जीगल अपने फटी हुए हालात में बोलता है, मैंने एक कबूतर को मैसेज लेकर के भेज तो दिया है, वो लोग जरूर से ही हमें जल्दी ही रिप्लाई भेज देंगे, बस हमें थोड़ा सा और लंबा इंतजार करना है। इसके बाद सांगरोक चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोग कितने बड़े हरामी हो, यहाँ पे मैं भी इतने ज़्यादा दर्द में हूँ लेकिन तुम लोगों को मेरा पेन दिखाई ही नहीं दे रहा। जो बोलता है, अबे ओ गधे, तेरे को पहले से ही डिटॉक्सिफाई कर दिया गया है, तू इतना सारा ड्रामा कर रहा है बस ये तेरे छोटे से एक्सटर्नल से इंजरीज के लिए। सांगरोक बोलता है, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये कुछ ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा? जो बोलता है, अपनी ये बकवास करना बंद कर, तूने इतने दिनों में इनमें जाकर के दारू पी के हंगामा करने के अलावा और किया ही क्या है? सांगरोक बोलता है, बस बहुत हो गया, चलो फिर ठीक है, क्या तुम ये देख नहीं सकते मेरे पैरों के ऊपर कितने सारे छाले आ गए हैं? तुम्हें ये देख करके पता नहीं लग रहा मैंने इन दिनों में अपने पैरों से कितना ज़्यादा काम किया है? मैंने इतने दिनों में जितने भी मिस्त्री और कारपेंटर को रिक्रूट किया है वो लोग 60 से कम तो हो गए ही नहीं। सांगरोक के इतने सारे बकवास करने के बाद इसको पता चलता है जो इसकी तरफ बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं दे रहा। ये वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है, आखिर लेडी हान को इतना ज़्यादा लंबा समय क्यों लग रहा है? ये अब 12 घंटे से भी ज़्यादा होने को जा रहा है जब वो ई लॉन्ग के साथ सारे वर्क प्लेसेस के आइस स्टोरेज को भरने के लिए गई थी। अभी तक तो उन दोनों को आ जाना चाहिए था। जो ये सोचने के बाद जिन को आवाज़ लगाता है, जो कि उसी छत के ऊपर बैठ रखी होती है। अब जो की आवाज़ को सुनने के बाद जिन खिड़की से लटकते हुए बोलती है, क्या हुआ? जो बोलता है, लेडी हान अभी तक वापस नहीं आई है, जाओ और उसको चेक करके आओ। जिन मुंह फुलाते हुए बोलती है, मैं उस कुतिया को देखने जाऊं? मुझे नहीं जाना और मैं क्यों ही जाऊंगी वहाँ पे। जो ये देख करके कोई भी चारा ना होने की वजह से बोलता है, चलो फिर ठीक है, मैं अपने ब्लड को तुम्हें टेस्ट करने के लिए दूंगा। जिन ये सुनते ही एकदम खुशी में उछलते हुए बोलती है, सच में? जो बोलता है, हाँ, लेकिन एक क्वांटर पॉइंट, और एक क्वांटर पॉइंट होता है लगभग 150 ml। जिन इतने से भी खून के लिए एकदम खुश होते हुए बोलती है, जैसा आपका कमांड बॉस। अब जिन ये बोलते ही सीधा यहाँ से गायब हो जाती है। अब जिनके वहाँ से चले जाने के बाद जो वापस मुड़ता है और सांगरोक के पास आकर के उसको लाते बजा के बोलता है, अबे गधे यहाँ से निकल चल। सांगरोक लाते खाते हुए बोलता है, हरामी कहीं के, मेरे को तू क्यों मारे जा रहा है?
अब इन दोनों के कॉमेडी वाले फाइट के बाद हमें जंगलों के अंदर ई लोंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की वो हॉर्स कैरेज को चला करके आ रहा होता है। लेकिन तभी कैरेज चलाते चलाते ई लोंग को किसी की प्रेजेंस सेंस होती है। अब किसी के प्रेजेंस आसपास सेंस करने के बाद ई लोंग कैरेज को रोक करके वहाँ से उतरते हुए बोलता है, तुम अंदर ही रहना। अब ई लोंग ज़मीन पे आकर के अपने पावर को निकालते हुए बोलता है, तुम कमीने कौन हो जो कि हमारा पीछा इतनी समय से करे जा रहा है। ई लोंग के ये बोलने के बाद वहाँ पे एकदम ही सन्नाटा छा जाता है, लेकिन एक तरफ से सरसराहट की आवाज़ आती है। इस आवाज़ को सुन के ई लोंग अपने मुक्के को तैयार करता है और उसको फायर करते हुए बोलता है, तुम ऐसे पेड़ पे छुपे रहोगे तो तुम इससे बचने नहीं वाले। अब ई लोंग के पंच से उस पेड़ के बर्बाद हो जाने के बाद वहाँ से दो असैसन निकलते हैं। उनको देख करके ई लोंग उनके पीछे भागने लगता है और थोड़ी देर में उनके पास पहुँच के उनको एक एक लात मारता है और ज़मीन पे पाड़ देता है। फिर एक और पेड़ के टॉप के ऊपर जंप लगाते हुए बोलता है, आखिर तू कहाँ छुप रहा है, तू सुअर के बच्चे, तेरे को तो मैं पकड़ के मारेगा। वहीं दूसरी तरफ एक पहाड़ पे खड़े होकर के हबशी बुढ़ा ई लोंग के अटैक से होने वाले धमाके को देख करके बोलता है, ये कमीना सच में एक बीस्ट है। ये बोलने के बाद बुढ़ा स्पेशल असैसिन फैंटम स्क्वाड से अटैक करने को बोल देता है। अब ऑर्डर मिलते ही वो जितने भी फैंटम असैसिन्स होते हैं वो सारे के सारे अटैक करने को तैयार हो जाते हैं, जहाँ पे कुछ लोग तो कैरेज की तरफ भागते हैं तो वहीं कुछ रास्ते में कांटे फेंकने लगते हैं। अब ई लोंग इतने सारे असैसिन को अपने आसपास देख करके बोलता है, सिट हमारे तो लग गए, हमारा लगता है गुड लक बैड लक से कुछ ज़्यादा ही कम पड़ गया। ई लोंग के बोलने के बाद हमें किसी के फुटस्टेप को दिखाया जाता है। वो देख करके हबशी बुढ़ा बोलता है, बहुत ही लंबा समय हो गया जब से हम मिले हैं। ये सिचुएशन देख करके ई लोंग सोचता है, मैं इस सिचुएशन को अकेले हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन ई लोंग फिर कुछ सोच करके बुढ़े को चिढ़ाते हुए बोलता है, तुम अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के कमीने 3 हेवनली डोमिनियन में से एक को रिप्रेजेंट कर रहे हो। उन सभी को बस इतना ही पता है कि कैसे एम्बुश किया जाता है। चलो अब अपने अपने पिछवाड़े को तैयार कर लो, तुम्हारे बाबूजी तुम्हें पीटने के लिए आ रहे हैं। हबशी बुढ़ा ई लोंग की बातों को सुनने के बाद अपने चाबुक को चलाते हुए बोलता है, अपने एनिमी के सामने खड़े होते हुए ऐसी फालतू फालतू की बातें किया जा रहे हो, इसका मतलब तो यही है तुम्हें बस हमसे थोड़ा सा टाइम बाय करना है। बुढ़ाऊ ये बोलने के बाद अपने चाबुक से एक अटैक कर देता है और उस अटैक से एकदम तेज का धमाका होता है। वो धमाके के होने के बाद बुढ़ा बोलता है, लेकिन तुम्हारी ये जितनी भी ट्रिक्स है वो मेरे जैसे एक किंग के ऊपर बिल्कुल काम नहीं करेंगी। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर के दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो कुछ सुन के हैरान हो जाता है। फिर वो बोलता है, जरा दोबारा से कहना, क्या कहा था तुमने। इस पे वो कुक बोलता है, हमारे जितने भी वर्क प्लेस थे उन सभी के ऊपर ही कुछ सस्पिशियस ग्रुप्स के द्वारा बार बार अटैक किया जा रहा है। इवन नैनगोम के भी जो मार्शल आर्टिस्ट थे जो हमें सीक्रेटली प्रोटेक्ट किया करते थे वो भी मारे जा चुके हैं। जो इस पे बोलता है, हमारे लॉसेस कितने हुए। वो कुक बोलता है, जितना कि हमने कंफर्म किया है चीफ स्टोन मैसन नेम चियोल इल और ब्रोरी के ओनर योन सो मारे जा चुके हैं और इसके साथ ही ढेर सारे एम्प्लॉयज़ इस वर्क प्लेस के भी मारे जा चुके हैं। और जो बोलता है, और क्या, जल्दी से बताओ। कुक बोलता है, मैनेजर ली योन सोंग हमें अभी मिले नहीं हैं, हमें उनके हालातों के बारे में भी पता नहीं है। अब जो जैसे ही मैनेजर ली के बारे में सुनता है, ये गुस्से में अपने मुट्ठी को टाइट करते हुए तेजी में मैनेजर ली का नाम चिल्लाता है। अब जो ये बोलने के बाद हमें बताता है, वो एक ऐसे कैपेबल पर्सन थे जो कि स्टील वर्कशॉप को डजन्स ऑफ टाइम एक्सपेंड कर दिए। मेरे एब्सेंस में भी वो मेरे सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एग्जीक्यूटिव्स में से एक हैं, जिन्होंने की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के इस्टेब्लिशमेंट में। क्या मैंने ये जो जल्दबाजी की वो मेरी एक गलती थी। मैं भले ही बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हूँ, लेकिन यह अभी भी मैटर नहीं करता क्योंकि मैं अभी भी अकेला ही हूँ। मेरे पास अभी के टाइम पे इस जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स में ऐसे सिर्फ और सिर्फ 6 ही कलीग हैं जिनको कि एक मार्शल मास्टर कहा जा सकता है। मुझे नैनगोम क्लैन को इसमें बहुत पहले ही एंगेज कर लेना चाहिए था और डार्क हेवन एसोसिएशन के पावर को और भी ज़्यादा कम कर लेना चाहिए
चाहिए था, उसके बाद कोई भी एक्शन को लेना चाहिए था, लेकिन अब इसका कोई इस्तेमाल है ही नहीं। अब जो हो चुका सो हो चुका, अब बीती बातों का रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। अगर ब्लैक हेवन एसोसिएशन ऐसे छोटे मोटे अटैक को करके अपने सुपीरियर मार्शल पावर को दिखा करके हमें दबाना चाहती है, तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचता है। अब जो ये सोचने के बाद चिल्लाते हुए ऑर्डर देता है, अभी से जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स पूरी तरीके से अपने सारे के सारे बिजनेसेस को यहाँ पे गिव अप कर रही है, उन सभी के सभी लोगों को यहाँ पे बुलाओ जो भी चेंबर ऑफ कॉमर्स में अभी तक सरवाइव कर चुके हैं, और इसके साथ ही जितना हो सकता है उतनी जल्दी पैवल को डिस्पैच कर दो। जीगल ये ऑर्डर सुन के बोलता है ठीक है अभी कर देता हूँ। और अगर भाई किसी को ये पैवल का मतलब नहीं पता, तो ये भाई घोड़े पे जो संदेशा लेकर के नहीं जाते हैं, ये वही लोग हैं। अब जो ऑर्डर देने के बाद अपने मन में सोचता है, अगर कोई हंगरी वुल्फ अटैक करने को आ जाए तो सीप को स्कैटर होने के बजाय एक साथ आ जाना चाहिए सरवाइव करने के लिए। फाइनली जब सीप सारे के सारे सेफ हो जाएंगे तो सैफर्ड अपनी गन निकालेगा और वुल्फ का शिकार करेगा। जो ये सोचने के बाद जीगल जब वहाँ से जा रहा होता है तो उसको रोकता है और वो बोलता है, जब हमारे सारे के सारे मेंबर्स यहाँ पे गैदर हो जाएंगे तो जितना हो सकता है उनको एकदम अच्छे से ट्रीट करना। जीगल ये सुनने के बाद थोड़ा सोचता है और बोलता है, मेरा बड़ा भाई पोयांग लेक में अभी भी है, अब क्योंकि उनका रियलम मेरे से कई गुना ज़्यादा हायर है तो मैं उनसे मदद के लिए पूछूंगा। मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि वो मदद के लिए ज़रूर से ही राज़ी हो जाएंगे। जो ये सुन के खुश होते हुए बोलता है, चलो फिर ठीक है, फॉर्मेशन स्टोन और एरे के जितने भी आइटम होंगे उन सभी का खर्चा मैं दूंगा। जीगल भी स्माइल के साथ बोलता है, मैं तुम्हें लूटने के लिए बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते ही जीगल वहाँ से अपने काम करने के लिए निकल जाता है। पीछे खड़ा जो सोच रहा होता है, मेरे को लूटोगे, कोई बात नहीं, मैं अगर अपने हज़ारों एम्प्लॉयज़ के जानों को बचा सकता हूँ जिन्होंने कि जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स को सपोर्ट किया है, तो फिर इसका वर्थ गोल्ड से भी कई गुना ज़्यादा है। अब जो कि ये सोचने के बाद हमें जियांगो का सीन दिखाया जाता है, जो कि दर्द में कर्राते हुए उठ के बैठता है और बोलता है, रिप्रेजेंटेटिव जो जियांगो की आवाज़ को सुन के उसके पास जाकर के बोलता है, तुम्हें ऐसे उठना नहीं चाहिए, मैंने तुम्हारे पॉइजन को फैलने से बड़ी मुश्किल से ही रोका है। लेकिन जियांगो जो की बातों को सुनने के बाद उसके हाथ को झटकते हुए बोलता है, मैंने सब कुछ सुन लिया है, तो जल्दी से लेडी हान के पास जाओ। जो इस पे बोलता है, तुम्हें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग इस सिचुएशन को संभाल सकते हैं। लेकिन जियांगो जो का कॉलर पकड़ता है और उसको खींच के बोलता है, क्या तुम एक सॉवरिन क्लैन के बंदे से कह रहे हो उसको अपने ही कॉमरेड के ऊपर बर्डन बन जाने को? जो ये सुन के एकदम ही सीरियस होकर के जियांगो को देखता है। जियांगो भी जो को देखता है, फिर जो स्माइल करके बोलता है, अपने क्लैन के रिप्रेजेंटेटिव से ऐसे इनफॉर्मली बात करोगे? जियांगो बोलता है, अबे बस बस बहुत हो गया, इवन मैं अपने इस स्टेट में भी खुद को तो प्रोटेक्ट कर ही सकता हूँ, तो तू जा सकता है। जो इसके बाद सीरियस होकर के बोलता है, जीगल क्लैन का जो फॉर्मेशन है वो जल्दी ही यहाँ पे लगा दिया जाएगा, और इसके साथ ही मेडिकल सेक्ट का जो रिस्पॉन्स आना है वो लगभग 3 दिन में हमारे पास आ ही जाएगा। बिग ब्रदर नैनगॉम, आपको ज़रूर से ही सर्वाइव करना होगा, या फिर नहीं तो अगर आपको मरना ही है तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप मेरे हाथों से मरें। जियांगो जो के कंसर्न को देख करके एक स्माइल करता है और एकदम प्राउड होकर के बोलता है, ओए मैं यंग सॉर्ड लॉर्ड हूँ, समझा? जो भी इस पे खुश होते हुए बोलता है, ये तुम पे अच्छा सूट करता है, ये उससे तो काफ़ी गुना ज़्यादा बेहतर है जब तुम एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के एक नर्ड की तरह बात करते हो। बिग ब्रदर नैनगॉम जियांगो अब जो ये बोलते ही खिड़की खोलता है और वहाँ से तेज़ी में उड़ते हुए निकल जाता है। इसके बाद हमें दोबारा से जंगलों के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हब्सी बुढ़ा ईलोंग के ऊपर अपने चाबुक से अटैक करता है और उसके छाती में एक छेद करके रख देता है। बड़ो फिर अटैक करने के बाद ईलोंग से बोलता है, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा ही हार्ड तो है, इस किंग के ब्लडी स्टिफ विप को खाने के बावजूद तुम्हारे हाथ तुम्हारे शरीर से जुड़े हुए हैं। बड़ो ये बोलने के बाद अपने चाबुक से ईलोंग के ऊपर अटैक कर देता है। ईलोंग ये देख करके अपने हाथों को आगे करता है और उसके उस विप को पकड़ लेता है, लेकिन इसके उस विप को पकड़ने की वजह से इसके हाथ से बुरी तरीके से खून निकलने लगता है और ये पूरी तरीके से घायल हो जाता है। फिर इसके बाद ईलोंग को एक खून की खांसी होती है और इसके साथ ही इसका पूरा शरीर कांपे जा रहा होता है।
ईलोंग ये देख करके अपने दांतों को भींचता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम हरामी कहीं के, मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। तुम खुद को एक अंडरस्टैंड रियलम के मार्शल आर्टिस्ट कहते हो ना, लेकिन तुम्हें कभी भी एक ग्रेट माउंटेन के स्पिरिट से कभी भी फाइट नहीं करना चाहिए था। ईलोंग ये बोल के अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। ये देख करके बुढ़ा हर एक को संभलने को बोल देता है। दूसरी तरफ ईलोंग अपने पावर को एक्टिवेट करने के बाद हेवन डिफाइंग ट्रू फिस्ट के 6th फॉर्म सुप्रीम बाउंडलेस एनाहिलेशन से अटैक कर देता है, जिससे कि ढेर सारे मुक्के वाले अटैक बुढ़ो की तरफ जाने लगता है। बुढ़ो इस पे वही व्हिप की हेल्प से सील्ड बनाने वाली टेक्निक का यूज करता है और अपने आगे सील बना करके ईलोंग के उस अटैक से बच जाता है। अब जब ईलोंग के अटैक से वहां चारों तरफ धुआं हो चुका होता है तो बुढ़ा दूसरी तरफ देख करके हैरान हो जाता है, क्योंकि भाई ईलोंग भागते भागते सीधा बुढ़ो के ऊपर अटैक करने को बढ़ रहा होता है। ये देख करके जितने भी असैसिन होते हैं वो ईलोंग को तलवार मारते हैं ताकि वो बीच में ही रुक जाए, लेकिन ईलोंग उनको पूरी तरीके से इग्नोर करता है और सीधा आगे बढ़ के सीधा बुढ़ो के विक को पकड़ लेता है, जिससे कि इसके हाथों से तो खून निकलता है, लेकिन ये उसकी परवाह ना करते हुए अपने सर से बुढ़ो के सर के ऊपर मारता है। फिर सर से सर टकराने के बाद हेवन डिफाइंग ट्रू मार्शल फिस्ट के 2nd फॉर्म टर्टल सेल 7 कंसेक्यूटिव पंचेस से बुढ़ो के ऊपर अटैक कर देता है। बुढ़ो ईलोंग के अटैक को खाने के बाद ये उड़ते हुए पीछे जाता है और अपने सीने को पकड़ते हुए सोचता है, मुझे लगता है मेरे कम से कम 2 से 3 रिब्स तो टूट ही गए होंगे और इसके साथ ही मुझे कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जीज भी हुई है। सच में ये ग्रीन हॉर्न के जितने भी बैंडिट हैं वो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होते हैं। बुढ़ो ये सोचने के बाद ईलोंग को देखता है, जहाँ पे ईलोंग की हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। इसके अब नाकों तक से खून आ रहा होता है। अब ईलोंग को देख लेने के बाद बुढ़ो सोचता है, ऐसा लगता है इसने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही खींच दिया है। अब जब इसने अपनी ट्रू क्यूआई को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लिया है तो अब तो इसके लग गए ही। अब बुढ़ो तो भाई ये सोच के हंसे जा रहा होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईलोंग भी अपनी फटी हुई हालात होने के बावजूद मुस्कुरा रहा होता है। ये देख करके बुढ़ो के चेहरे से पसीना आ रहा होता है। ये देख करके बुढ़ो सोचता है, इसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब है लेकिन फिर भी ये ऐसे स्माइल क्यों करे जा रहा है। अब बुढ़ो ये जैसे ही सोचता है, इसके पीछे से इसको ढेर सारी आइस क्यूआई सेंस होती है। ये सेंस करने के बाद जब बुढ़ा पीछे पलट के देखता है तो कैरेज से ढेर सारा आइस क्यूआई निकले जा रहा होता है। ईलोंग ये देख करके बोलता है, जरा इन आइस के स्वाद तो चख लो तुम कुत्ते के पिल्लो। अभी से 15 मिनट पहले जब फाइट की शुरुआत होने वाली थी तब लेडी हान ने मुझे 15 मिनट बाय करने को बोला था। मुझे लेडी सियोलिहोन ने ट्रांसमिशन से 15 मिनट पहले बात की थी। इसका मतलब तो यही है वो ब्रेक थ्रू करके अपने लेट स्टेज पे पहुंच चुकी हैं। ये तो सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था इन कमीनों के साथ कैलकुलेशन के साथ फाइट करना और लेडी सियोलिहोन के लिए 15 मिनट बाय करना। अब ईलोंग के ये सोचते ही वो कैरेज पूरी तरीके से आइस एनर्जी से फट पड़ता है और वहां से ऑरा फार्मिंग करते हुए निकलती है सियोलिहोन। ह्यून के आइस एनर्जी को देख करके वो सारे असैसिन के साथ साथ बुढ़ऊ भी हैरान हो रखा होता है। दूसरी तरफ ह्यून अपने हाथों में आइस एनर्जी को इकट्ठा करते हुए व्हाइट आइस डिवाइन पाम के 5th बर्स्ट हेवन एंड अर्थ फ्रीजिंग व्हाइट आइस से अटैक कर देती है, जहां ह्यून के उस अटैक से उस पूरे एरिया में बर्फ ही बर्फ हो चुकी होती है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर के पोयांग लेक के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पे जो घरों के छतों के ऊपर से कूदते हुए जा रहा होता है, जहां जो जाते जाते सोच रहा होता है यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत की बात है हान सियोलिहोन, अगर उसको कुछ हो गया तो फिर हमने जो इतना सारा एफर्ट और इतनी सारी प्लानिंग लगाई थी जोकलैन चेंबर ऑफ कॉमर्स को सिंजियान में एक्सपेंड करने का, तो फिर वो एकदम गटर के नाले में बह के चली जाएगी। अब जब क्योंकि वो एक सेलेस्टियल क्लाउड कैरेज को ड्राइव कर रही थी तो फिर वो जरूर से ही इसी इंपीरियल रोड के आसपास ही होगी। लेकिन जैसे जैसे मैं इसके और भी आगे
जाते जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे को यहाँ पे और भी ज़्यादा वॉयलेंस और ऑफेंसिवनेस दिख रही है। मेरे सेंसरी रेंज के अंदर में ऐसी कुछ ही जगह नहीं है जहाँ पर कि लाइफ का साइन मेरे को डिटेक्ट हो रहा है। मैं इस बात के लिए श्योर हूँ जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो वहाँ पे एक एक करके मरे जा रहे हैं। जो ये सोचते सोचते एक छत के ऊपर उतरता है और सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे एक चॉइस करने को फोर्स किया जा रहा है। अच्छा तुम कमीने कहीं के। सियोल ह्यून अगर खतरे में होगी तो फिर मैं इसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकता। हान सियोल ह्यून एक सच में वैल्यूएबल टैलेंट है, लेकिन उसके साथ है जांग ई लोंग। इसके साथ ही वो दोनों के दोनों इस जियांगो के लोग हैं जिन्होंने कि एक प्रोफाउंड मार्शल आर्ट को मास्टर किया हुआ है। उसके ऊपर भी हान सियोल ह्यून अभी अभी अनरेस्टेन्ड रियलम पे पहुंची है, शायद से पहुंच ही चुकी होगी। अभी के समय पे पोयांग लेक के कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में हज़ारों ऐसे कंपनी के मेंबर्स होंगे जो कि डेस्परेटली अपने रेस्क्यू के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इतने सारे लाइव्स को बचाया जा सकता है। इनको इन हालातों में देखना बहुत ही ज़्यादा पीड़ा दे रहा है। इस पॉइंट पे आकर के मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है हान सियोल ह्यून और जांग ई लोंग के सेफ्टी के लिए प्रे करने के अलावा। बस मैं इतना दुआ कर रहा हूँ कि तुम लोग जिंदा रहना। जो ये सोचते सोचते छतों के ऊपर से भागते हुए उन सभी गुंडे के पास पहुंच जाता है जो कि वर्कर्स को मारे जा रहे होते हैं और वर्कर्स मरने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। जो उनके पास जाता है और उनको एक एक दो दो स्लैश में ही ख़त्म कर देता है। अब जो को देख करके वो वर्कर चिल्लाते हुए बोलते हैं चेयरमैन आपने हमें बचा लिया। जो चिल्लाते हुए बोलता है एम्प्लॉय ली गॉक योम च्योन जी मुन होंग तुम लोग ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं पे हर्ट तो नहीं हुआ। जो कि इस बात पे उनमें से एक बंदा बोलता है हम लोग लकी थे कि हम लोग वहाँ से बच के भाग के आ गए। दूसरा बंदा बोलता है क्या सच में चेयरमैन ने हमारा नाम लिया। तीसरा बंदा बोलता है जल्दी से जाइए और शॉप को चेक कीजिए प्लीज़, हमारे बहुत सारे कलीग वरना मारे जाएंगे। जो बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम लोग जल्दी जल्दी ब्रांच ऑफिस में चले जाओ, वो जगह जीगल क्लैन के फॉर्मेशन से प्रोटेक्टेड है, तो फिर जल्दी करो और यहाँ से भागो। अब जो उन तीनों को ऑर्डर देने के बाद तेजी में वहाँ से उछलता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन पीछे खड़े उन तीनों एम्प्लॉयज़ में से एक बंदा बोलता है हमारे चेयरमैन के पास क्या ही एक इनक्रेडिबल सा मार्शल आर्ट है। दूसरा बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल। तीसरा चिल्लाते हुए बोलता है उन सारे कमीनों को आप बोटी बोटी करके रख देना। इसके बाद हमें एक और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बुरी तरीके से आग लगी पड़ी होती है और वो जगह होती है जो क्लैन लिमिटेड डिलीवरी एक्सप्रेस, जहाँ पे एक बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है हमारा जितना भी काम यहाँ पे था वो सारा सारा ख़त्म हो गया है, तो चलो हमारी अगली डेस्टिनेशन है जो क्लैन का इन। उस बंदे के ऐसा बोलते ही वहाँ पे ढेर सारे काले काले से डॉट्स आते हैं जो कि और कुछ नहीं वॉइड होता है जो का, और वो वॉइड सारे के सारे लोगों को अपने अंदर समा करके पूरी तरीके से क्रश करके ख़त्म कर देते हैं। अब वॉइड वाले टेक्निक को देख करके ये बंदा चिल्लाते हुए बोलता है ये इंटेंट आर्ट ये तो गोस्ट मास्क वाले कमीने का है, सारे के सारे सुनो गोस्ट मास्क यहाँ पे आ चुका है। ये बोलने के बाद वो बंदा अपने पास से एक मिसाल निकालते हुए बोलता है आज का जो हमारा ये मिशन था वो पूरी तरीके से प्लान करके जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स से इस मास्क वाले कमीने को बस बाहर निकालने के लिए ही था, लेकिन अब जब ये कंप्लीट हो चुका है तो मुझे सिग्नल फायर करके सबको इसके बारे में बता देना चाहिए। अब सिग्नल फायर करने के बाद वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है इसको एसोसिएशन लीडर और बाकी के बचे हुए 8 किंग्स के द्वारा डील किया जाएगा, हमारा अभी के लिए काम ख़त्म होता है तो फिर चलो अभी के लिए हम रिट्रीट करते हैं और दूसरे कामों के ऊपर फोकस करते हैं। अब इस बंदे के ऐसा बोलते ही इसके पास भी एक वॉइड आता है और ये वॉइड जैसे गन्ने वाली मशीन गन्ने को पिचका पिचका के कैसे रस निकालती है वैसे ही इसको भी वो वॉइड धीरे धीरे करके अपने अंदर लेती है और पूरी तरीके से पिचका करके इसका भी रस निकाल देती है। ये देख करके वहाँ खड़े लोग सोचते हैं इन्हें का सोल सेलियर एके मुरीम, जिसको कि मेन हॉल के द्वारा डायरेक्टली बैटलफील्ड के कमांडर के तौर पे अपॉइंट किया गया था, जो कि खुद एक अनरेस्ट्रेन्ड रियलम का मार्शल मास्टर था।
और एक ऐसा असेसन जिसको कि प्रिविलेज मिला हुआ था इंपॉर्टेंट मैटर्स को सीधा एसोसिएशन लीडर के साथ पर्सन टू पर्सन बात करने का, कोई वैसा बंदा बिना कोई मेहनत के इस ब्लड जैसे एक पूल में बदल गया। इवन उसको तो अपने स्वॉर्ड निकालने तक का चांस नहीं मिला। वो लोग ये सोचने के बाद मास्क वाला बास्टर्ड यानी कि जो की तरफ देखते हैं, जहां जो एक इंटेंस सा लुक देता है। वो इंटेंस सा लुक देखते ही इन लोगों की फटती है और ये अपने स्वॉर्ड छोड़ करके घुटने पे आ जाते हैं जो के सामने। अब उन सभी के घुटने पे आ जाने के बाद जो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, इसने अभी अभी जो फ्लेयर शूट किया उस सिग्नल का मतलब क्या था। ये सुन के उनमें से एक बंदा अपने सिर को झुकाए हुए बोलता है, इसका मतलब ये है कि गोस्ट मास्क वाला अपेयर हो चुका है। अब जो उस बंदे के मुंह से जैसे ही इस बात को सुनता है, ये गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोगों ने इतने सारे लोगों को मारा बस मुझे बाहर निकालने के लिए। इस पे वो लोग घबराते हुए बोलते हैं, प्लीज़ हमारी जान को छोड़ दो। लेकिन जो भाई कोई संत महात्मा हो रही है, ये अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उससे एक इतना बड़ा वॉइड निकालता है और उसी एक वॉइड में वो सारे के सारे बस पिस के ख़त्म हो गए। अब जो उन सभी को मार देने के बाद अपने स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए सोचता है, मेरे दिल में अभी के टाइम पे बस लोगों को पूरी तरीके से मारने का ही डिज़ायर भरा पड़ा है, लेकिन मेरा ये जो किलिंग का एक्ट है वो मेरे लिए इतना ज़्यादा कैजुअल सा क्यों लग रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि मैंने कोई चीज़ को दोबारा से रीअवेकन कर लिया है, जिसको कि मैं बहुत ही लंबे समय से करते हुए आ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ वो सच में बहुत ज़्यादा ही घिनौना था। क्या ये सारा का सारा मेरे डिमोनिक डिवाइन आर्ट की वजह से हो सकता है? छोड़, अगर ऐसा होगा भी तो मुझे तो बस ऐसा ही फील हो रहा है जैसे कि मैं अपने वीकनेसेस को कट ऑफ किए जा रहा हूँ। अब जो ये सोचने के बाद जब नीचे देखता है तो वहाँ पे चारों तरफ लाशें और आग ही लगी पड़ी हुई होती है। ये देख करके जो उनको गालियाँ देता है, इतने में जो को फील हो जाता है कि डार्क हेवन एसोसिएशन का लीडर अपने किंग्स के साथ इसकी तरफ चलते हुए आ रहा होता है। अब जब वो सारे के सारे जो को पूरी तरीके से घेर लेते हैं तो एसोसिएशन का लीडर बोलता है, मेरे हाथ में जो तुम देख रहे हो वो एक फ्लेयर है जो कि तय करेगी कि हमें रिट्रीट करना है या फिर तुम्हारे जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स के जितने भी शॉप हैं उन पे दोबारा से अटैक करना है। और ये अटैक तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि तुम अपने बॉडी को ऐसे 100 टुकड़ों में अभी का भी बांट नहीं देते। जो बोलता है एसोसिएशन लीडर और 7 किंग्स, लेकिन रुको जरा, तुम्हारा वो 8वां किंग कहाँ पे है? लीडर बोलता है, हम जब तुम्हारे सारे के सारे मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे तो हमारे प्लान का ये एक हिस्सा है जिसमें हम जितने भी पोटेंशियल थ्रेट्स हैं उन सभी को यूं ही आसानी से जाने तो नहीं देने वाले हैं। जो लीडर की बातों को सुन के सोचता है, इसका मेरे मूवमेंट से ट्रैक करने का क्या मतलब ये है, ये मेरे ऊपर एक एक्सटर्नल अटैक करना चाहता है। लेकिन ये जीगल वो नैनगोम जियांगो और जिन गुवाही तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो थोड़ी देर पहले मेरे ही साथ था। तो फिर इसका मतलब यही है, ये जरूर से ही जांग इलरियोंग और हान सियोल्यून के बारे में बात कर रहा है जो कि इसी इम्पीरियल रोड से अभी ट्रैवल कर रहे होंगे। और या तो फिर ये सांगरोक के बारे में बात कर रहा है जो कि अभी गुस्सा होकर के ड्रिंक करने को चला गया था। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है लेडी हान के ऊपर अटैक होने का। 8 किंग्स में से एक का डिसाइपल योंग सांगरोक के ऊपर अटैक करना बस मैन पावर का ही बर्बादी होगा। ये शैडोलेस किंग जिसने कि बहुत सारे मीटिंग्स के ऊपर स्पाई करी हुई है, इसने जरूर से ही एसोसिएशन लीडर को रिपोर्ट किया होगा हान सियोल्यून हमारे जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसोसिएशन लीडर बोलता है, ये सच में एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज वाला बात है। आखिर किसने ही सोचा होगा मार्शल मास्टर जो कि उस मास्क के पीछे था वो और कोई नहीं जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन खुद होगा। आखिर किसने ही सोचा होगा तुम इतने ज़्यादा यंग एज में होते हुए भी एक अनफैथमेबल रियलम के मार्शल मास्टर बन जाओगे। हम लोग आज एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे जियांगू की हिस्ट्री को रीराइट करने की ज़रूरत है। ये बोलने के बाद लीडर अपने पास से एक पेपर निकाल करके जो को देते हुए बोलता है, मेरे पास अभी कोई भी इंटेंशन नहीं है नैनगोम क्लैन के एक रिप्रेजेंटेटिव को मारने का।
ये सच में अभी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर हम अभी के टाइम पे नैनगोम के उन कमीनों के साथ इन्वॉल्व हो गए तो। लेकिन अभी के लिए फिर भी मेरे एक सिग्नल फ्लेयर की वजह से वो मैसेकर दोबारा से शुरू हो जाएगा और तुम्हारी वो आइस प्रिंसेस अभी के टाइम पे एक ज़रूर सही डेंजरस सिचुएशन में होगी। ये मेरा एक अल्टीमेटम है, अब तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के अलावा। एसोसिएशन लीडर के इस बात को सुन के फिस्ट किंग चिल्लाते हुए बोलता है, एसोसिएशन लीडर, हमें इस कमीने को ज़रूर से ही मारना होगा, वरना ये आगे जाकर के हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। क्या आपने खुद ही नहीं देखा है इस कमीने ने जिंक्सी को इतनी जल्दी कितना ज़्यादा डेवलप कर लिया। अगर हम इसकी क्षमता और इसके कनिंग माइंड की बात करें तो फिर ये इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर हम इसके उन सभी चीज़ों को छोड़ भी दे तो फिर इसका ये जो मार्शल आर्ट है वो भी क्या एक पियरलेस नहीं है। ये अपनी इतनी ज़्यादा कम एज में अनफैथोमेबल रियलम पे चला गया। अगर हम इसको अभी नहीं मारेंगे तो ये हमारे लिए आगे जा कर के बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आप खुद ही सोच करके देखिए ये मुरीम क्या से क्या बन जाएगा अगर इसको कम से कम 20 साल और मिल गया तो। इस मुरीम को एक और सिनग्राम कहा जाएगा और इसका रूलर और कोई नहीं बल्कि ये खुद ही होगा। लीडर फिस्ट किंग की बातों पे बोलता है, क्या तुम जो कह रहे हो उस बात के लिए श्योर तो हो? अगर हम इसको मारने के लिए जाएंगे तो कम से कम हम में से आधे तो मारे ही जाएंगे। फिस्ट किंग जैसे ही लीडर के मुंह से इन बातों को सुनता है ये पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है, नो वे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे लीडर, द लीडर ऑफ डार्क हेवन एसोसिएशन के मुंह से निकल रहे हैं। इनका अनफैथोमेबल सोल स्लेइंग, क्रशिंग टू द डस्ट और स्लाइसिंग टू द हेवन, ये सभी टेक्निक अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के बीच में भी सबसे ज़्यादा लेजेंडरी मानी जाती है। क्या ये वही अनफैथोमेबल रियलम के मार्शल मास्टर नहीं है जिसने कि अकेले सिंगल हैंडेडली पूरे एंटायर माउंट हुआ वैली को एक्सटर्मिनेट कर दिया? अब वो कह रहे हैं द ग्रेट डार्क हेवन एसोसिएशन इसके सामने जीतने के लिए श्योर नहीं है। क्या ये कमीना सच में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? फिस्ट किंग के सोचने के बाद हमें लीडर का सीन दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, अगर मैं सच बोलूं तो यहाँ पे जिसकी हड्डियाँ सबसे ज़्यादा डर के मारे कांपे जा रही है वो मैं हूँ। इसके अंदर से ये जो डिवाइन ऑरा निकले जा रहा है वो किसी एक अनफैथोमेबल रियलम के मार्शल मास्टर का हो ही नहीं सकता। लेकिन जबकि ये कमीना हमारे सामने खड़े होकर के हमारे ऊपर इतना ज़्यादा इमेंस प्रेशर अप्लाई किए जा रहा है। इसके बाद हमें जो का सीन दिखाया जाता है जो कि उस पर्चे के पढ़ते हुए बोलता है, 3 लाख गोल्ड कॉइन को अभी के अभी पे करना और एक शपथनामे को लिखना कि हमारे और इंपीरियल फैमिली के रिश्ते के बीच कभी भी कहीं पर भी मेंशन नहीं करेगा। और इसके साथ ही जो क्लैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी वर्क प्लेसेस हैं वो सारे के सारे डार्क हेवन एसोसिएशन को हैंड ओवर करने का और यहाँ पे दोबारा कभी भी दिखने का नहीं। और इसके ऊपर भी जो क्लैन सिंसियरिटी रेस्टोरेंट और ब्रोरी के जितने भी रेसिपी हैं उन सभी को भी तुम्हें बता दूँ। और अब तो मुझे स्टील वर्कशॉप के बारे में मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या यही तुम्हारा अंतरात्मा का अंतिम अवशेष है? जो ये बोलने के बाद उस पर्चे को जला देता है और एक खतरनाक सा लुक देते हुए अपने प्रेशर को अनलीश करता है। अब जो कि उस एनर्जी को जैसे ही ये लीडर फील करता है ये एकदम हैरान होते हुए सोचता है, अबे ये क्या है? अभी तक इसकी वो जो इमेंस एनर्जी थी वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, वो क्या अनलिमिटेड है? लीडर ये बोलने के बाद फ्लेयर को चलाने के लिए जब वो निकाल के उसमें आग लगाता है तो जो ये देख करके एकदम ककासी की तरह अपने आंखों को चमकाता है और एक सर्कल में एनर्जी लीडर के हाथों में जो फ्लेयर होता है उसके ऊपर आने लगता है। फिर उस एनर्जी के चमकने के साथ ही वहाँ पे एक ब्लैक होल ओपन होता है और लीडर का वो एक हाथ उस ब्लैक होल में घुस जाता है। जहाँ लीडर का हाथ जैसे उस ब्लैक होल में जाता है ये दर्द में पूरी तरीके से कर्राह उठता है। अब इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर के हमारे आइस विच मीन्स ह्यून का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने मन में सोच रही होती है, इस जियांगू के इतने लंबे हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे मार्शल आर्टिस्ट रहे हैं जो कि अपने रास्ते पर से भटक चुके होते हैं। यहाँ पे जो तीनों गॉड्स के मार्शल आर्ट हैं वो इतने ज़्यादा एक लेजेंडरी रियलम पे पहुँच चुके हैं उनको किसी और से कंपैरिजन करने की ज़रूरत है ही नहीं।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक को छोड़ के, जो कि सबसे ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, वाइट आइस डिवाइन पाम, जिसको कि नॉर्थ विंड डिवाइन एबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब जहाँ पे ह्यून उसी हाइट वाइज डिवाइन पाम का इस्तेमाल वो सारे के सारे असैसन और उस हवसी बुढ़े के ऊपर करती है, जहाँ पे वो बुढ़ा अपने चाबुक से रोकने की तो कोशिश करता है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान इसका चाबुक तो फ्रीज होता ही है, बल्कि धीरे धीरे करके ये भी पूरी तरीके से फ्रीज होने लगता है। जहाँ बुढ़ऊ फ्रीज होते होते सोच रहा होता है, आखिर मेरे साथ ये चल क्या रहा है, मेरे साथ ये हुआ क्या। अब जब भाई बुढ़ऊ बर्फ में जम चुका होता है तो ये अपनी पिछवाड़े की जान लगाता है और बर्फ को तोड़ करके खुद को फ्री कर लेता है। बुढ़ऊ को यूं फ्री होता देख करके ई लोंग और ह्यून दोनों ही हैरान हो जाते हैं। बुढ़ऊ अब खुद को फ्री करने के बाद अपने चाबुक को लेता है और तेजी से झटकारे मारते हुए उसको भी फ्री कर लेता है। लेकिन अब तक में ह्यून का जो आइस क्यूआई होता है बुढ़ऊ के अंदर पूरी तरीके से जा चुका होता है। जहां बुढ़ऊ ये नोटिस करके सोचता है, मैं अभी के लिए जो कर सकता हूँ अपने सारे के सारे इंटरनल एनर्जी लगा करके इस एक्सट्रीम आइस क्यूआई से एंडलेस तरीके तक फाइट करता रहूँ। बुढ़ऊ अपनी हालात को देखने के बाद जब आसपास देखता है तो जितने भी असैसन होते हैं वो पूरी तरीके से पहले ही फ्रीज हो चुके होते हैं। ह्यून उन सभी को फ्रीज करने के बाद अपनी जगह से कूदती है और ईलोंग के पास आकर के बोलती है, तुम ठीक तो हो। ईलोंग ये सुन के बतख सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। फिर जब पलट के दूसरी तरफ देखता है तो हैरान होते हुए सोचता है, अब ये कौन सी मार्शल आर्ट है, ये तो सच में एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर है हमारे लिए। आखिर ये कैसे हो सकता है, कोई ऐसा जिसका कि इतना पतला शरीर है और इतने प्यारे प्यारे और कोमल से हाथ है और इतना सुंदर सा चेहरा है, वो डार्क हेवन एसोसिएशन के इतने सारे मार्शल मास्टर को बस अपने पाम के एक छोटे से मूवमेंट के साथ उसको ऐसे मौत तक फ्रीज करके रख सकती है। लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा ही बुरी बात है कि मैं इसके साथ एक साथ नहीं हो सकता। बस इसको एक बार के लिए एडमायर कर लेना, यही हमारे जैसे एक क्लैन के लिए ऑनर की बात है। ईलोंग के ये सोचने के बाद जिन और सांगरोक पीछे से भागते हुए आते हैं और अपने वेपन का यूज़ करते हुए उन आइस में फंसे असैसन को काट पीट करके रख देते हैं। इन दोनों को यूँ कोऑर्डिनेशन से अटैक करता देख करके ईलोंग हैरान होते हुए सोचता है, ये जिन और सांगरोक जैसे हारमोनी में एक दूसरे के साथ अटैक कर रहे हैं, जिस लचीलेपन के साथ इस आइस को तोड़ने के लिए ये सच में हैरान कर देने वाला है। ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग इस अटैक की कोऑर्डिनेशन की प्रैक्टिस बहुत ही लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं। लेकिन इनको देख करके ऐसा लग रहा है इनकी ये जितनी भी मूवमेंट है वो परफेक्टली पहले से ही कैलकुलेटेड है। क्या ऐसा हो सकता है ये हरामी हमें पीछे बैठे बैठे ऑब्जर्व किए जा रहे थे। अब ईलोंग जितने भी इन सभी बातों को सोच रहा होता है उतने में बुढ़ा अपने आइस से आज़ाद होकर के पीछे भागने लगता है। ये देख करके ईलोंग हैरान होते हुए सोचता है, ये टकला भाग रहा है। डार्क हेवन एसोसिएशन के 8 किंग्स में से एक, जो कि अपने एक गॉड लाइक ऑरा से थोड़ी देर पहले मेरे को इतना ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा था, अब बिना कोई दिक्कत के इतनी तेजी में भागे जा रहा है। क्या सच में ये अनऑर्थोडॉक्स वाले कमीनों के पास जरा सा भी सेंस ऑफ प्राइड होता ही नहीं। इसके बाद हमें बुढ़ऊ को दिखाया जाता है जो कि तेजी में भागते हुए जाता है और अपने चाबुक का यूज़ करते हुए उन सारे आइस के ऊपर अटैक करता है और जितने भी असैसन होते हैं उन सभी को आइस से फ्री कर देता है। इसके बाद आइस से फ्री होने वाले जितने भी असैसन होते हैं वो तेजी में सांस लेते हुए बोलते हैं, इन्होंने इस आइस के लेयर को बड़ी आसानी से तोड़ दिया, हमारी बॉडी को बिना कोई हार्म पहुंचाए। पॉइजनस व्हिप स्लेयर किंग की जो व्हिप टेक्निक है वो सच में अनपैरेलल है 8 किंग्स के बीच में। बुढ़ऊ उन सभी को फ्री करने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है, जल्दी करो हम यहाँ से रिट्रीट कर रहे हैं। इसके बाद ये लोग अपने रास्ते भाग लेते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सांगरोक बाहर निकलते हुए बोलता है, अब ये क्या बकवास यहाँ पे चले जा रहा था। ईलोंग सांगरोक को देख करके चिल्लाते हुए बोलता है, अबे कुत्ते के बच्चे, तेरा ये इतना ज़्यादा हाई स्पिरिट थोड़ी देर पहले कहाँ चला गया था जो कि तू झाड़ी में बैठ करके हमें पिटते हुए ऐसे देखे जा रहा था। सांगरोक बोलता है, अबे भाड़ में जाना, तुझे पता नहीं है अगर तू इस जियांगू में इतना ज़्यादा रेकलेस होगा तो फिर तेरे साथ क्या हो जाएगा। हम लोग बस अपने चांस का इंतजार कर रहे थे, समझा बेबे।
ई लोंग ये सुन के अपने हाथों को दिखाते हुए बोलता है, तो फिर आखिर में तुम भी उन अनऑर्थोडॉक्स के कुत्तों की तरह निकले जो कि अपने साथी के बारे में बिल्कुल भी परवाह ही नहीं करता। क्या तुमने देखा नहीं था तुम्हारे टीममेट के बॉडी को किस तरीके से काटा फाड़ा जा रहा था, लेकिन फिर भी ये देखने के बावजूद तुम बाहर नहीं निकले। सांगरोक ये सुन के अपने सर को खुजलाते हुए बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे माफ़ कर दो। ई लोंग इस पे सांगरोक के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऑर्थोडॉक्स वालों की स्पिरिट क्या होती है। सांगरोक बोलता है, अब एक कमीने, क्या तू पहले एक बैंडिट खुद ही नहीं हुआ करता था? ई लोंग बोलता है, अबे वो तो बहुत पहले की बात है, अब तो मैं उसको छोड़ भी चुका हूँ। तभी बीच में जिन बोलती है, तुम्हें इसके ऊपर इतना ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत नहीं है, ये वही बंदा है जो कि एकदम तेज़ी में भाग भाग के आया बिना अपनी ड्रिंक को ख़त्म किए हुए, क्योंकि इसको लगा कि तुम थोड़े से डेंजर में होगे। ई लोंग बोलता है, हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये क्या कर रही हो? सांगरोक बोलता है, जरा इस खून पीने वाली चुड़ैल को तो देखो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जिन क्या कर रही है। जिन अपने रुमाल को वो जो गिरा हुआ खून होता है उसमें डिप कर रही है, फिर डिप करके उसको उठाते हुए बोलती है, अरे इस खून को ऐसे वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। सांगरोक बोलता है, अरे देखो तो सही गांव वालों, हमारी ये जो चुड़ैल है वो अब अनफैथमेबल रियलम पे जाने वाली है। अब तो ये पोयंग लेक का जितना भी एरिया है वो बुरी तरीके से जल उठेगा, हमें भी यहाँ से अब भागना चाहिए। दूसरी तरफ जिन अपने रुमाल को उठाती है और उस खून को अपने मुंह में गाड़ करके उसको पी जाती है। फिर इस खून को पीने के बाद पीछे मुड़ के बोलती है, तुम कायर कहीं के, मैंने तुम्हारे चक्कर में अपने एपेटाइट को भी खो दिया, अब चलो चलते हैं। अब हवसी बुड्ढे के कांड को ख़त्म हो जाने के बाद हम दोबारा से जो की तरफ आते हैं, जहाँ पे वो जब लीडर के ऊपर अटैक किया था तो लीडर का पूरा पूरा हाथ ही कट के निकल जाता है। लीडर ये देख करके सोचता है, अभी अचानक से मेरे साथ ये हुआ क्या? मैंने तो इस ब्रैट के अंदर से कोई भी एक इंटेंट तक सेंस नहीं किया। दूसरी तरफ फिस्ट किंग चिल्लाते हुए बोलता है, अभी ये क्या हुआ? इसके बाद जो जब अपने तलवार को आगे करके दोबारा से अपने पावर का यूज़ करता है तो इन सभी के सामने ही वैसे ही छोटे छोटे से डॉट्स बन जाते हैं। उसको देख करके लीडर चिल्लाता है, ये जो इंटेंट आर्ट है ये इसी बच्चे का है, इसको जल्दी से जल्दी अवॉइड करो। लीडर के वार्निंग को सुन के कुछ लोग तो उस अटैक से बच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो पूरी तरीके से इसके अंदर खींच करके लपेटे जाते हैं। इसके बाद लीडर जब जो कि इतने सारे अटैक को नोटिस करता है तो फिर इस अटैक को नोटिस करके हैरान होकर के बोलता है, ये तो वॉइड सॉर्ड है, एक सॉर्ड जो कि वॉइड स्पेस को डोमिनेट करती है। सॉर्ड गॉड, ये तो एक सॉर्ड गॉड का डिसेंडेंट है। जहाँ लीडर की बात सुन के वो किंग हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या सच में? ऐसा नहीं हो सकता। फिस्ट किंग डरते हुए बोलता है, आपका मतलब है वो 3 गॉड्स में से भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड सॉर्ड गॉड का डिसेंडेंट है? लीडर इसके बाद वहाँ से भागते हुए बोलता है, चलो यहाँ से भागो, अभी के लिए हम रिट्रीट कर रहे हैं। लेकिन जो भाई इनको यूं ही थोड़ी जाने देने वाला था वो तेज़ी में अपनी जगह से गायब होता है और फिस्ट किंग के जस्ट पीछे आकर के अपने पावर का यूज़ करते हुए वहाँ पे ढेर सारे वॉइड वाले टेक्निक को बनाता है और उनको इन सभी के ऊपर लॉन्च करते हुए बोलता है, तुम सभी के सभी यहीं पर ही मरो। इसके बाद जब उन्हीं में से एक वॉइड लीडर के ऊपर लगने वाला होता है तो उन 8 किंग्स में से एक किंग बीच में आता है और लीडर को धक्का दे करके उस वॉइड में खुद चला जाता है, जहाँ पे वॉइड में जाते ही वो पूरी तरीके से कुचला जाता है। अब जब लीडर अपने ही सामने अपने सबऑर्डिनेट को मरता हुआ देखता है तो ये गुस्से में अपने अर्थ सैटरिंग हेवन स्प्लिटिंग टेक्निक 9th मूवमेंट हेवनली कैटलिस्टिक सप्रेशन का यूज़ करते हुए एक अटैक जो की तरफ कर देता है। अब लीडर के अटैक करने के साथ ही ये चैप्टर और ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होती है। लेकिन भाई सुनो, मेरी बात को सुनो, अभी ये जो इतने दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी और ये जो वीडियो लेट हुआ है वो उसका कारण है भाई मेरे कॉलेज शुरू हो चुके हैं। इस चक्कर में मेरे शेड्यूल की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। मेरे को दिन में मुश्किल से 3 घंटे मिलते हैं एक वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए।
तो भाई इतने समय मैं करूँ क्या, मैं वीडियो बनाऊँ या फिर पढ़ाई करूँ। तो इसीलिए भाई थोड़ा सा टाइम को मैनेज करने की अभी कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए अभी थोड़ा सा वीडियो लेट आया था और इस वजह से चैनल भी पूरी तरीके से डेड पड़ा है। चैनल की भाई रीच ही पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। तो इसीलिए मैं जो ये 1 घंटे की वीडियो बनाता हूँ उसकी हर एक चैप्टर की वीडियो जैसे जैसे मैं बनाता जाऊँगा वैसे वैसे उसको मेंबर्स ओनली के लिए अपलोड कर दूँगा। लेकिन जब वो प्रॉपर 1 घंटे का हो जाएगा तो फिर मैं उसको हर एक के लिए अवेलेबल कर दूँगा। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, 1 घंटे की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन लेगी, उससे ज़्यादा नहीं। इतने दिन में मैं कम से कम 3-4 पार्ट तो बना ही लूँगा 10-10 मिनट के, और उतने में 1 घंटे की वीडियो तो बन ही जाएगी। फिर जैसे ही 1 घंटे की एक प्रॉपर वीडियो कंप्लीट होगी वो सारे के सारे पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो इसीलिए जिन जिन ने भी मेंबरशिप नहीं लिया है प्लीज़ भाई रिक्वेस्ट है जा कर के ले लो। इसमें मेरा भी थोड़ा सा फ़ायदा है और तुम लोगों को भी थोड़ा सा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिल जाएगा, और मैं क्या ही कह सकता हूँ। लेकिन मैं भाई अभी दोबारा से रिमाइंड कर रहा हूँ तुम लोगों को 1 घंटे की वीडियो में कोई भी कमी नहीं रहने वाली। 3-4 दिन में मैं कम से कम 1 घंटे की वीडियो तो डाल ही दूंगा। तो इसीलिए भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ही कर दो, और एक नया हाइप वाला बटन आया है तो वीडियो को हाइप भी ज़रूर से ही कर देना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।